जेल बनाकर क्या करोगे? मैं मर चुकी हूँ, अब मुझे जलाकर क्या करोगे? बलात्कारियों का वो हश्र करो जो मेरे कलेजे को ठंडक दे। यूं ही पानी में मेरी अस्थियां बहाकर क्या करोगे? तो ऐसा करो जिससे ये दरिंदगी खत्म हो। ये एक दिन की बात नहीं है, हर दिन ये होता है। वो डॉक्टर थी, कोई वकील होगी या होगी इंजीनियर, नाम देश का रोशन करने जाएगी वो कुछ बनने। आएगी घर जब लाश बनकर, तब आवाज उठाकर क्या करोगे? घरातून सुरुवात झाली पाहिजे। माझ्या हातात एक बोर्ड काही मुलींनी दिला की सर तुम्ही उंच आहात, तुम्ही पकडू शकाल। निश्चितपणे वाचल्यानंतर अंगावर काटे आले। मुली सोडा, आपल्या मुलांना सुशिक्षित करण्याची वेळ आलेली आहे। दोन हप्ते स्टेटस ठेवले जातात, एक महिना चर्चा होते, परंतु त्यानंतर जैसे थे मग पुन्हा एखादी कोणाची तरी यशस्वी निर्माण होते, पुन्हा कोणाचं तरी काहीतरी होतं, मग आपण जागरूक होतो। मुख्यमंत्री साहेबांना विनंती करतो, इतिहास घडवण्याची संधी आहे तुम्हाला, आम्ही सर्व साथ देऊ। असा कायदा आणा की सगळ्या राज्यांनी तुमचं उदाहरण घेतलं पाहिजे। छत्रपतींचा चौरंग आणा। लड़कियों को सेल्फ डिफेंस सिखाना चाहिए। 4 आदमी अगर सामने आ जाए, 10 आदमी अगर सामने आ जाए, एक अकेली लड़की क्या करेगी? इतना भी सेल्फ डिफेंस आने दो उसको, कुछ नहीं कर सकती है वो। तो दिस इज नॉट अ सेल्फ डिफेंस थिंग। यू शुड नॉट बी सेइंग कि सेल्फ डिफेंस सिखाओ, लड़कियों को स्ट्रांग बनाओ, मर्दों को सुधारो। हमारे पास कोई सिक्योरिटी नहीं है। पेशेंट हमारे पास हॉस्पिटल में क्लिनिक के अंदर आ सकता है, कुछ भी करके जा सकता है। सामने हमारे पास कुछ अवेलेबल नहीं है जिसकी सुरक्षा के लिए हम सामने मांग कर सकते हैं। पुलिस को फोन करो, 24 घंटे चाहिए उनको, 24 घंटे। क्या वो सामने वाले आदमी ने हमें 24 सेकंड दिए पूछने के लिए, सोचने के लिए, लेकिन टच किया, चला गया। क्या मिला उसे? मजा। नमस्कार, मैं हूं आदित्य सिंह। इस वक्त हम वसई में खड़े हैं और यहाँ पर कुछ बच्चे एकत्रित होकर अभी कुछ देर पहले आंदोलन कर रहे थे। मैं बता दूं, आज का दौर जिस तरीके का चल पड़ा है, आज से कुछ समय पहले एक दौर था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आज का जो दौर है उसे देखने के बाद हर माँ और हर बहन और हर पिता ये कहता होगा कि आखिर मैं बेटी बचाकर करूँ क्या? अगर उसके साथ इस तरीके का सलूक होगा हमारे समाज में, तो आखिर मैं बेटी बचाकर वाकई में क्या करूँ? इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग उपस्थित हैं जो आंदोलनकारी हैं, समाज सेवी हैं, निश्चित तौर पर वो आवाज उठा रहे हैं। देश के तमाम कोनों में इस विषय को लेकर आवाज उठाई जा रही है। कलकत्ता में जिस तरीके से डॉक्टर के साथ में जो रेप किया गया, लोग उसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सवाल एक ये उपस्थित होता है कि आखिर कब तक हम सड़कों पर उतरेंगे, आखिर कब तक हम मोमबत्तियां जलाएंगे, आखिर कब तक ये सब कुछ होता रहेगा? क्योंकि हमारी संस्कृति ये नहीं थी। हमारी संस्कृति तो नारी के सम्मान में महाभारत सिखाती थी। हमारी संस्कृति तो नारी के सम्मान में लंका दहन करना सिखाती थी। ये मोमबत्तियां पकड़ने का ट्रेंड हमें किसने सिखाया, ये मैं नहीं जानती, लेकिन अभी मैं लोगों से बातचीत करूंगी और जानने की कोशिश करूंगी कि उनकी क्या कुछ मांग है। क्या कहेंगे? आपने एक ग्रुप बनाया और आप इस आवाज को बड़ी करना चाहती हैं। लगातार महीनों में इस तरह के केसेस आ रहे हैं जिसको सुनने के बाद में दिल दहल उठ रहा है। तो ये देखने के बाद में आज के यूथ होने के नाते क्या लगता है, ऐसी क्या सजा होनी चाहिए या क्या ऐसी मांग है? हमें लगता है कि सज़ा आफ्टर इंक्वायरी ही होनी चाहिए। ऑब्वियसली कि जब देखा जाएगा, जब इंक्वायरी बैठेगी, लेकिन हमारे यहाँ पे बहुत स्लो प्रोसेस है, बहुत स्लो वे में सारी इंक्वायरी की जाती है। तो हम चाहते हैं कि ये जो प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी, एंड क्योंकि हम जानते हैं कि इंक्वायरी होना ज़रूरी होता है, जैसे लॉ विच इज़ मेड इन प्लेस, विच इज़ पुट इन प्लेस सो दैट थिंग्स हैपन प्रॉपरली। बट हमारे यहाँ पे इतना खींच के उसे ले जाया जाता है, इतना लंबे टाइम तक खींचा जाता है। अभी जब ये रेप केस हुआ है, सारे सबूत मिटाने की कोशिश की जा रही है, सब बॉडी को जलाया गया इतने जल्दी। तो ये सब जो चीज़ें हैं जो सबूत मिटाने के लिए किया जाता है, ये सब दीज आर द फॉल्ट्स ऑफ द सिस्टम। तो इन सबको भी टारगेट किया जाना चाहिए। कानून पर सवाल खड़ा होता है। कानून पर सवाल ऑब्वियसली खड़ा होता है कि इतना खींच क्यों रहे हैं प्रोसेस को? Why aren't they doing it quicker and faster? जब हम जानते हैं कि इतनी ग्रेविटी है इस इशू में, तो then they should move faster and make it possible quicker. क्या लगता है इस तरीके की घटनाएं क्यों बढ़ रही है? क्या लगती है, वजह क्या लगती है आपको? आई थिंक इसका कोई एक रीज़न नहीं है।
कि क्यों बढ़ रही है, क्योंकि देयर आर अ लॉट ऑफ कॉम्प्लेक्स इश्यूज, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक इंसान को जो एक इंसान को ऐसे हैवान में बदलती है। उनके घर के में कैसे माहौल है, वो कैसे बड़े हुए हैं, उस इंसान के व्यक्तित्व में क्या उनकी सोच विचार कैसी है, महिलाओं के बारे में वो क्या सोचते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो साथ में मिलकर उस इंसान को हैवान बनाती है। तो हमें शुरुआत करनी चाहिए कि हम बचपन से लड़कों को सिखाएं कि सारी जिम्मेदारी सेफ्टी की लड़कियों की नहीं होती, लड़कों की। इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैन टू मेक द वुमन फील सेफ। अगर हम उनके आसपास है तो उन पर भी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि वो हमें सेफ फील करवाए। वो अगर हमें उनके मज़े के लिए हमसे फील करवाना चाहते तो हम कोई मटीरियलिस्टिक चीज़ नहीं है कि हम उनके मज़े का माध्यम बने। तो हम नहीं चाहते कि वुमेन कोई मटीरियलिस्टिक चीज़ बन के रह जाए। हम चाहते हैं कि इस सब पे बात हो और बचपन से, जैसे हमने मेमोरेंडम में भी कहा कि सेक्स एजुकेशन को बचपन से लाया जाए और उन्हें बचपन से सिखाया जाए व्हाट इज कंसेंट। नो, जब हम नो की बात करते हैं, जब एक औरत नो बोलती है तो नो इज इन अ सिंगल टाइम इट्स अ नो एंड यस ऑलवेज शुड बी एंथुसियास्टिक यस। आईसीसी कानून अगर आप पढ़ेंगे उसमें भी यही लिखा गया है कि व्हेनेवर समवन सेज यस इट शुड बी अ वेरी एंथुसियास्टिक यस। सिर्फ मुंडी हिला के डर में अगर किसने हाँ बोला है तो वो हाँ नहीं होता। अगर किसने खुशी खुशी हाँ बोला है तो सिर्फ उसी को हाँ सोचना चाहिए, जो अभी तक बहुत लोग जानते नहीं हैं। तो आई थिंक इट्स अ बिग फॉल्ट इन द एजुकेशन सिस्टम ऑल्सो कि हम सिखा नहीं रहे। पेरेंटिंग फॉल्ट है, एजुकेशन सिस्टम में फॉल्ट है। इन सबको देखा जाए, ये एक सिंगल पर्सपेक्टिव नहीं है, ये एक बड़ा सा स्पेक्ट्रम है और हमें इसे मल्टीपल पर्सपेक्टिव से किसी माध्यम से देखना चाहिए और इसके अपने सोल्यूशंस निकालने चाहिए। क्या कहेंगी, आप एक लड़की हैं और साथ ही यूथ भी हैं, कॉलेज की इस मुहिम में जुड़ी हुई हैं, क्या कहेंगी? इस तरह के केसेस बढ़ रहे हैं और लोग कहते हैं लड़कियों की गलती है, लेट नाइट निकलेंगी तो क्या होगा, छोटे कपड़े पहनेंगी तो क्या होगा, वो अट्रैक्ट करती हैं लोगों को, इस वजह से ये घटनाएं होती हैं। ऐसे लोगों को क्या सीख देंगी? जोरदार तमाचा एक देना चाहिए। मुझे सबसे बड़ा दुख ये बात का लगता है कि मैं एक लॉ स्टूडेंट हूँ। लॉ स्टूडेंट होकर मुझे ये सब देखना पड़ता है कि लॉ ही अच्छे से काम नहीं कर रहा है। क्या मैंने लॉ इसलिए चुना, मैं बचपन से हमेशा चाहती थी कि शायद एक पुलिस बनूं या एक आपके जैसी कोई जर्नलिस्ट बनूं, ताकि मेरी आवाज़ पहुंच पाए, ताकि जो लोग बेचारे जिसको मदद नहीं मिल रही है उनको मदद मिले। लेकिन एक लॉयर लॉ की स्टडीज़ करते हुए, इंटर्नशिप करते हुए अभी भी फ़िलहाल मैं यही देख रही हूँ कि जिसको मदद चाहिए वो तो मिल ही नहीं रहा है। हमेशा कहते हैं कि एडवोकेट हो, हाँ तो झूठ बोलना तो आता ही होगा, नहीं कहनी है झूठ, मुझे नहीं करनी है झूठ। मैं अभी भी इंटर्नशिप ऐसी ढूंढ रही हूँ जो एडवोकेट सच्चाई के लिए खड़ा हो, मिलता ही नहीं है, मुश्किल हो गया, ऐसा हो गया। एडवोकेट हमें वो चाहिए जो सच्चाई के लिए रुको, वो नहीं जो गलत करे उसके लिए। हाँ मुझे पता है, मैं लॉ सीखी हूँ, हर एक को एडवोकेट मिलना ज़रूरी है, लेकिन झूठ बोलकर एक एविडेंस बनाकर जो करते हैं वो कैसा सही हो सकता है? ये बहुत बुरी बात है। मेरे से नहीं होता है, ऐसा कभी कभी लगता है। बिकॉज लॉ स्टूडेंट होके मुझे लॉ की बुराई मुझे नहीं करनी है, लेकिन लॉ की बुराई करनी पड़ जाती है। एंड हमेशा लड़कियाँ नहीं गलत है, क्यों लड़कियों को रोकना है? लड़कियाँ क्यों नहीं बाहर निकल सकती है? लड़के को बंद कर लो फिर, ऐसा है तो घर पे। हर लड़की चाहती है कि खास लड़का ही नहीं होता, क्योंकि लड़की को फ्रीडम मिलती है। शायद एक भी लड़का होगा फिर भी लड़की को डरना ही पड़ जाता है। ऐसी दुनिया हो गई है हमारी। आप एक लॉ स्टूडेंट होने के नाते क्या ऐसी मांग करना चाहती हैं, ऐसा क्या कानून चाहती हैं जो होना चाहिए जिसके बाद में निश्चित तौर पर न्याय मिल सके लोगों को? देखो, कानून बहुत सारे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कोई फॉलो नहीं करता है। हम सबको पता है कानून तो बहुत है, कानून हर निर्भया हुआ था, कानून बना था, लेकिन फॉलो कोई करता है? नहीं करता है। कोई डरता ही नहीं है कानून से, फिर क्यों फॉलो करेंगे? अगर डर होगी तो ही तो फॉलो होंगे। पुराने ज़मानों में बहुत सारे मेथड्स थे जहाँ पे लोगों को डराते थे। हाँ शायद वो बहुत ज़्यादा था, लेकिन एटलीस्ट लोग डरते तो थे। लोग 2 बार सोचते थे करने से पहले कि क्या हमें ये करना चाहिए। लेकिन अब तो ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि कुछ भी करो हम तो बच के निकल जाएंगे। हमारे पास पैसा है, हमारा कुछ नहीं हो सकता है, मतलब हम तो पैसे भी निकल ही सकते हैं, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। और स्पेशली अगर गाँव अभी हम जब ये कर भी रहे थे, एक आंटी है कि मुझे बोली कि आप जो ये सब कर रहे हो गाँव, मैं तो गाँव से आती हूँ, मेरे वहाँ तक होगा ही नहीं, सिटी में ही नहीं हो रहा है तो मेरे यहाँ तक कहाँ पहुँचेगी? और ये बहुत सही बात है। सिटी में इतने लोग, सिटी में हम पहचानते नहीं है, कोई लोगों की जब कहानी सुनते तब पता चलता है असलियत क्या है करके। तो गांव तक कब पहुंचेगी, कब होगा ये सब क्या बोलते फुलफिल? हाँ फुलफिल कब होगा ये समझ नहीं आता है। क्या कहेंगे गणेश जी, आखिर कब तक इस तरीके से सड़कों पर निकलकर कैंडल लेकर हम सड़कों पर उतरते रहेंगे? क्या हम कभी न्याय दिला पाएंगे अपनी बहन बेटी को? दुर्दैव की बात यही है कि हमारी दोस्ती बहुत देशों से है और भारत देश को ये जानना ज़रूरी है कि हमारे जो मित्र देश है उनके यहाँ पे अगर यह घटना होती है तो वहाँ पे सज़ा क्या होती है। द प्रॉब्लम इज़ व्हाट यू नो,
जैसे कि बहुत सारे अभी ये बहनों ने कहा कि कोई डरता ही नाही आहे, कोणीतरी येतं मजेसाठी करून जातं, मला मजा येते. परंतु दुर्दैवाची बाब अशी की जसं मी सांगितलं, छत्रपतींचा चौरंग आठवा. आता चौरंगा हा त्या टायमाला हातपाय तोडा, कलंक करा अशा पद्धतीचा होता. आम्ही त्या पद्धतीचा मागत नाही, परंतु अशा नराधमांना फाशी ही एकदम क्षुल्लक कारणास्तव म्हणजे मिळाली एक शिक्षा असेल. अशी काहीतरी शिक्षा आणा का जेणेकरून तो थरथरला पाहिजे आणि त्याची येणारी 10 पिढ्या पण थरथरल्या पाहिजेत. आणि फक्त बोलून होणार नाही. हे कसं होईल तर रस्त्यावर उतरून कॅन्डल मार्च करून निश्चितप्रमाणे आपल्याला नाही मिळणार. ह्याच्यासाठी एक महत्त्वाचं काय करायला लागेल तर प्रत्येक युवकांनी इतकी पत्र आणि इतके अर्ज प्रत्येक प्रशासकीय अधिकाऱ्याला आणि मंत्र्यांना करा आणि खास करून आदरणीय चीफ जस्टिस यांना सुद्धा असे इतके अर्ज करा की भारतीय न्याय व्यवस्था ही अशाप्रमाणे विकसित झाली पाहिजे की मित्रपक्षांनी त्यांची शिक्षा अजून कठोर केली पाहिजे. भर चौकात मुंडी कापणं, फायरिंग करून मारून टाकणं हे आपण मित्रपक्षांकडनं फक्त ऐकतो, पण हे आपण कृतीत कधी आणणार. विनंती आहे युवक म्हणून प्रत्येक नेत्याला सांगतो की निडर व्हा आणि काय तर सेल्फ डिफेन्समध्ये जसं आता एक नवीनच ऐकायला आलं की अशी माता असली पाहिजे की त्या मातेने सांगितलं पाहिजे तुझ्या जोडीला जर अशी घटना घडली तर त्याची मी मुंडी कापेन आणि मी त्याची शिक्षा भोगायला तयार होईन. असे दिवस या भारत देशात येता कामा नये, कारण ही लोकशाही कंट्री आहे. दिस इज डेमोक्रेटिक कंट्री, सो वी शुड हॅव दॅट ह्युमन राईट्स. आणि मी खरंच या मुद्द्यावर एक फार महत्त्वाचं सांगतो, ह्युमन राईट्सवाल्यांना विनंती करतो, तुम्ही अशा लोकांसाठी धावून जाता, परंतु ज्या घटना मुलींवरती होते त्यांच्यासाठी तुम्ही किती उभे राहता हा सुद्धा आज तेवढाच मोठा प्रश्न आहे. म्हणून जसं यांनी विचारलं की कॅन्डल मार्च आणि हे मोर्चे करून काही होणार नाही, स्टेटस स्टोरी सोडून न्याय नाही मिळणार आपल्याला जर न्याय मिळवायचा असेल तर आदरणीय चीफ जस्टिस पासून गृहमंत्री, प्रधानमंत्री आणि राज्याच्या प्रत्येक मंत्र्याला आपण आपल्या नावाने पत्र लिहा आणि मंत्रालय पत्रांनी भरली पाहिजेत, तेव्हा जाऊन कुठेतरी न्याय व्यवस्था बदलेल. क्या कहेंगे आप इस पूरे मसले पे? लगातार लड़कियों पर अत्याचार होते जा रहा है, आप भी किसी लड़की के पिता होंगे, चाचा होंगे, इस तरह की घटनाओं को सुनते हैं तो क्या महसूस करते हैं? मैडम मेरे को भी 2 लड़कियां हैं और आज इतना बुरा लग रहा है कि ये जब सारी जब आजू बाजू में ना वो भी मेरी बेटियां ही हैं और इधर आने का यही एक मकसद था कि कहाँ ना कहाँ हम भी खड़े होने चाहिए. खाली लड़कियों पे अत्याचार होता है या महिलाओं पे अत्याचार होता है इसलिए उन्होंने आगे करने का और बाकी लोग चुप बैठने का ऐसा नहीं है. क्यों? क्योंकि आज उधर हो गया, कल मेरे घर में कभी होएगा ये पता नहीं है. जो लोग शांत बैठे हैं ना उनको मेरा ये कहना है कि भाई देखो ऐसा जब जाता है ना पूरा मोहल्ला, पूरी सोसाइटी, द होल स्टेट एंड द होल ऑफ इंडिया इफ डजंट राइज टू दिस कॉज, ये तो चलते रहेगा. तभी मैंने बोला कि टाइम्स ऑफ इंडिया रोज़ खोलता हूँ, 3 या 4 रेप केसेस के बारे में अगर न्यूज़ नहीं रहेगी तो वो टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं. ये शर्मनाक बात है. अगर हर रोज़ अगर ऐसा सुनने में आता है तो ये क्या आर वी सीरियसली स्टेइंग इन एन इंडिपेंडेंट इंडिया? ये स्वराज्य है और ख़ास करके महिलाओं के लिए ये तो बहुत बुरी बात है. आप उन लोगों को क्या कहेंगे जो कहते हैं देर रात लड़कियां घर से बाहर निकलती हैं, छोटे कपड़े पहनकर चलती हैं, लोगों को अट्रैक्ट करती हैं अपनी तरफ, इस वजह से उन्हें ये भोगना पड़ता है? देखो मैडम, अभी क्या है, ये हिंदुस्तान है, यहाँ कल्चर एकदम से नहीं बदला है. ये अपन वी आर स्टेइंग इन रूरल एरिया ऑल्सो एंड अर्बन एरिया. अर्बन एरिया में शॉर्ट कपड़े में महिलाएं चलती है, कुछ नहीं होता है. लेकिन इन रूरल एरिया जहाँ गांव खाते में अगर वो ऐसा होने जाता है तो वहाँ हमेशा क्या होता है, जो तरुण है, जो यंग है, उनके आंखों पे एक अलग प्रकार का ये हो जाता है. वो बात सही है, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि उन्होंने ऐसा पहनना नहीं चाहिए, लेकिन भारतीय संस्कृति कुछ अलग है तो उसके साथ भी चलना चाहिए, उतना ही मैं कहूँगा. लेकिन बदलाव तो धीरे धीरे आ ही जाएगा, मैं ऐसा बोलता नहीं हूँ, लेकिन वो गलती उनकी नहीं होती है. द वे वी आर बीइंग ब्रॉट अप इन फैमिली, वही बहुत बड़ी बेकार चीज़ है. गवर्नमेंट में लोग बैठे हैं, वो कितने साफ है, वो अपने आपके दिल पे ऐसा हाथ रख के बोले आई एम वेरी प्योर. अगर साफ नहीं है तो ये संस्कृति क्या साफ होने वाली है और ये लोग दूसरों को क्या सिखाएंगे? This is what is the message I want to reach
to the higher ups who are sitting in the government. क्या कहेंगी इस तरह की घटनाओं पर? आप क्या कहेंगी? लगातार ये घटनाएं हो रही हैं, हम बड़े बड़े ये मोर्चे लेकर नारे कब तक लगाएंगे? कब तक हम इस तरीके से कैंडल लेकर सड़कों पर घूमते रहेंगे? हमारे कानून में क्या बदलाव होने चाहिए? आपको क्या लगता है कि न्याय मिलेगा? नाही, आपली न्याय व्यवस्था आहे ती ज्याप्रमाणे चालेल त्यामुळे या परत परत घटना घडत आहेत. अशा घटना घडू नये म्हणून सरकारने हा अशा घटना फास्ट ट्रॅकवरती घ्यायला पाहिजे आणि फास्ट ट्रॅकवरती घेतल्यानंतर जी व्यक्ती त्याप्रमाणे करते त्याप्रमाणेच त्याला शिक्षा भर चौकामध्ये दिली गेली पाहिजे. ज्या रीतीने त्या डॉक्टरांचे हाल केले गेले त्याच रीतीने त्याचे भर चौकात हाल झाले पाहिजेत आणि त्याला भर चौकामध्ये फाशी दिली पाहिजे. आणि फाशी देण्यासाठी जास्त वेळ न घालवता त्याची म्हणजे फास्ट ट्रॅकवरती घेऊन लवकरात लवकर त्याचा न्याय करून त्याला त्याप्रमाणे शिक्षा दिली पाहिजे. तो आपने सुना, साफ तौर पर लोगों का यही कहना है कि फास्ट ट्रैक पर केस चलाया ही जाना चाहिए. इसके लिए एक मेरा ये ख्याल है कि एक कमेटी इस तरीके की बिठाई जानी चाहिए जो ठीक तरीके से इन केसों पर स्टडी कर सके, ताकि फिर कोई यहाँ पर ना श्रद्धा बन सके, ना फिर कोई बेटियों से बलात्कार करने की सोच को भी पाल सके.